कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आते हैं आज फिर से भारत के भूगोल के चैप्टर पश्चिमी घाट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में हमने देखा था कि बंगाल की खाड़ी के समानांतर बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ थी। एक श्रृंखला तो एक ही कहलाती है, लेकिन कई कटे फटे भागों में मिल करके ये बना था, जिसको हम पूर्वी घाट पर्वत कहते थे। पूर्वी घाट पर्वत में हमने देखा था कि पूर्वी घाट पर्वत के बाद एक लंबे तटीय मैदान का विकास हुआ है। जैसे पूर्वी घाट पर्वत में ये प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ से पर्वत श्रृंखलाएं घेरी हुई है। जैसे पूर्वी घाट पर्वत में हमने देखा था कि जस्ट ये बंगाल की खाड़ी के बाद एक तटीय मैदान है और उसके बाद जस्ट आपका पूर्वी घाट डेवलप हुआ है। उसी तरह से पश्चिमी घाट में भी जस्ट तटीय मैदान है, लेकिन पूर्वी घाट के मुकाबले छोटी मैदान है। छोटी मैदान के ठीक बाद यहाँ पर एक लंबी श्रृंखला विकसित है, जिसको हम पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। पश्चिमी घाट, हालांकि कोई भी पर्वत श्रृंखला जो होती है वो कंटिन्यू नहीं होती है। बीच में वो रेलवे लाइन नहीं है कि कंटिन्यू यहाँ से शुरू हुई तो जहाँ समाप्त होगी वहाँ तक रहेगी। वह जो है पर्वत श्रृंखला जो होती है एक जगह से शुरू होकर कंटिन्यू चलती है। बीच बीच में कई पासेज होते हैं, कई दर्रे होते हैं, कई जगह कटे फटे होते हैं। कई भौगोलिक कारणों से या तो वो भविष्य में या तो वो भूत में कई जगह से घिसपिट गए होंगे, नदियों द्वारा काट दिए गए होंगे, या विभिन्न कालक्रम में घटनाएं घटी होंगी, भूकंप वगैरह के कारण धंस गई होंगी उसकी पार्ट, और इस प्रकार गैप का निर्माण हुआ होगा। तो आज हम उस गैप के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके चोटी के बारे में भी पढ़ेंगे, वहाँ से निकलने वाली विभिन्न इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से प्राप्त होने वाले विभिन्न अयस्क की चर्चा करेंगे। तो इन सारी पार्टों पर शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत आखिर है क्या, किसको पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। तो ये पश्चिम तटीय जो आपका ये पश्चिम तटीय पर्वत जो है ये शुरू होकर के विंध्य श्रेणी के बाद, आप देखे थे इसके पूर्व में वीडियो में कि विंध्य श्रेणी था। विंध्य श्रेणी के ठीक बाद यहाँ पर नर्मदा नदी गुजरती है। ये आपकी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के बाद यहाँ फिर से एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सतपुड़ा। ये आपका सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के ठीक बाद एक और नदी निकलती है जिसका नाम है, बताइए, ताप्ती नदी। यहाँ से ये ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी के बाद एक पर्वत श्रृंखला शुरू हो जाती है यहाँ पे, जिसका नाम है सतमाला। सतमाला के आगे जाइएगा, बीच में इसी का विकास हो गया है जिसका नाम है अजंता। हाँ, अजंता। अजंता के नीचे में आएंगे आप, यहाँ पर है बालाघाट। बालाघाट। इस अजंता के थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है ग्वालीगढ़। यह सतमाला जो है, सतमाला के यहाँ साइड में एक निकली पर्वत श्रृंखला है जिसकी नाम है हरिश्चंद्र पहाड़ी। हरिश्चंद्र। उसके बाद यह पूरा यहाँ से यहाँ तक शुरू होकर के, हालांकि यहाँ पे छोटे छोटे खंड है, बीच में दो जगह कटा हुआ है। यह महाराष्ट्र रीजन में ही दो जगह कटा हुआ है। उसके बाद सीधे आकर के यहाँ पर एक गैप है। ये 3-4 भाग में कटा हुआ है बीच बीच में। उसके बाद सीधा आकर के ये पूरा के पूरे, इस पूरे को हम कहते हैं पश्चिमी घाट। ये आपका यहाँ से आया है ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पर्वत। यह जो है जहाँ ये दोनों को जोड़ देता है, यह है आपका नीलगिरी। या इसको इस साइड लिखते हैं, इस साइड लिखने का एक फायदा होगा। ये है आपका नीलगिरी। नीलगिरी के बाद नीचे में थोड़ा सा गैप है, और गैप के बाद यह जो है यह है अन्नामलाई। अन्नामलाई से नीचे जाइएगा, यह है कार्डमम हिल्स।
ये कार्डमम इंग्लिश वर्ड है, इसी का हिंदी होता है इलायची। इलायची की पहाड़ी का है या कार्डमम हिल्स का है, ये जस्ट इसके नीचे है। तो इस प्रकार आप देखें कि यह पश्चिमी घाट पर्वत जो है, यहाँ आपके सतमाला से शुरू होकर और यहाँ तक कार्डमम हिल्स तक आया है। ये टोटल का टोटल पश्चिमी घाट पर्वत है। इसके अंतर्गत ये आपकी नीलगिरी हम लेफ्ट में, यहाँ राइट में न लिख करके इसको लेफ्ट में इसीलिए लिखे हैं क्योंकि नीलगिरी भी पश्चिमी घाट पर्वत का ही ये माना जाता है। तो ये सारे पर्वत श्रृंखलाओं को, इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट। हालांकि इस पश्चिमी घाट कहने का मतलब केवल ये सतमाला से शुरू होकर और इस कार्डमम हिल्स तक, इस बीच पड़ने वाले जितने भी पर्वत टूटे फूटे भाग जितने हैं, उस सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। हालांकि इसका एक अन्य नाम भी है, पश्चिमी घाट पर्वत का एक अन्य नाम भी है। पश्चिमी घाट पर्वत या इसको कहते हैं सह्याद्री। यद्यपि इसका यह सह्याद्री नाम जरूर है, लेकिन सह्याद्री कहने का मतलब इसके अधीन ये सारे को समाहित कर लेना। हरिश्चंद्र हुआ, बालाघाट हुआ, अजंता हुआ, इन सबको यदि समाहित कर लेते हैं पश्चिमी घाट पर्वत में, यदि हम इन सारों को समाहित कर ले तो उसको सह्याद्री कहा जाता है। अर्थात सह्याद्री बराबर हुआ पश्चिमी घाट पर्वत प्लस हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता, उसके अलावा ग्वालीगढ़, इन सबको यदि उसमें जोड़ लिए तो उसको सह्याद्री कहेंगे। यदि केवल इसकी चर्चा करेंगे तो इसको हम पश्चिमी घाट पर्वत कहेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत में सीधा ये तटीय, उसके अलावा ये नीलगिरी, उसके अलावा अन्नामलाई और कार्डमम, इतना जो होता है इसको कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। तो हम देखेंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार, यदि हम कहेंगे पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, विस्तार आपका यहाँ ये जो पड़ता है महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र से लेकर और लास्ट में तमिलनाडु तक। विस्तार जो है आपका महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक इसका विस्तार होता है। यदि हम पर्वत श्रृंखला के रूप में कहें इसका विस्तार, तो इसका विस्तार आपको सतमाला से लेकर केवल नीलगिरी तक नहीं, नीलगिरी रहता तो बस यहीं पर समाप्त हो जाता, नीलगिरी नहीं, आगे इलायची की पहाड़ी तक, ये जो है आपका कार्डमम हिल्स कहिए या इलायची की पहाड़ी कहिए, कार्डमम हिल्स तक आपका इसका विस्तार है पश्चिमी घाट पर्वत का। इसमें देखते हैं कि विभिन्न जगह ये तो कई भागों में बटा ये है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें किस किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। इसका एक और देखते हैं, इसका विभाजन जो किया गया है पश्चिमी घाट पर्वत का, हम दो, यहाँ से यहाँ आपका 16 डिग्री अक्षांश पड़ता है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है यहाँ पे पड़ता है। बताइए विषुवत रेखा के करीब, विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, ये आप जानते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश भारत के किधर, उत्तर में निकलती है कि दक्षिण से गुजरती है? भारत के दक्षिण से गुजरती है। तो 0 डिग्री अक्षांश लगभग ये है। यहाँ पे हमारा क्या है 6 डिग्री 4 मिनट है। यहाँ पे हमारा क्या है 8 डिग्री 4 मिनट है। यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट है और नीचे यहाँ पे है 6 डिग्री 4 मिनट। अंडमान निकोबार का अंतिम जो पॉइंट है वहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट है। इससे ऊपर की ओर जैसे ही बढ़ते जाएंगे हमारा डिग्री क्या होगा, बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो यहाँ आएंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पे मंगलोर के पास एक और रेखा है 11 डिग्री अक्षांश। हाँ मंगलोर के पास यहाँ पे 11 डिग्री अक्षांश। सह्याद्री को किसी पुस्तक में आप देखिएगा कि 2 पार्टों में बांटा गया है, यानी सह्याद्री को 2 भागों में बांटा गया है। ये जो गोवा, ये 16 डिग्री अक्षांश जो है ये गोवा से होकर गुजरती है, गोवा से होकर गुजरती है। किसी पुस्तक में देखिएगा सह्याद्री 2 भाग, सह्याद्री के 2 भाग हैं, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। सह्याद्री जो है इसके 2 पार्ट हैं, उत्तरी सह्याद्री, थोड़ा सा और नीचे आएगा, सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। यदि 2 पार्ट किया जाता है तो उत्तरी सह्याद्री क्या है
सतमाला से लेकर 16 डिग्री अक्षांश तक को उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। सतमाला से लेकर 16 डिग्री अक्षांश यानी क्या, गोवा, 16 डिग्री अक्षांश, ये गोवा का प्रदेश है, गोवा से होकर गुजरती है, गोवा को भी 2 भागों में बांटती है, 16 डिग्री उत्तरी सह्याद्री। और दक्षिणी सह्याद्री क्या हो जाएगा, 16, या तो गोवा कहिए, गोवा, या 16 डिग्री से लेकर मंगलोर नहीं, पूरा का पूरा यहाँ, जब 2 पार्ट में बांटेंगे तो 16 से उत्तर और 16 से पूरा का पूरा दक्षिण, कहाँ तक, कार्डमम हिल्स तक। 8 डिग्री तक पर्वत श्रृंखला नहीं गई है, बीच में फिर तटीय मैदान है, इसलिए 8 डिग्री नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे कार्डमम हिल्स के अंतिम पॉइंट, कार्डमम हिल्स तक। ये आपका दक्षिणी सह्याद्री है। यदि 3 भाग में, कुछ कुछ पुस्तक में इसको 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो जब 3 भागों में बांटा जाएगा तो फिर ये आपका हो जाएगा कहाँ से, सतमाला से लेकर, सतमाला से 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री अक्षांश से लेकर 11 डिग्री अक्षांश और 11 डिग्री अक्षांश से लेकर कार्डमम हिल्स तक। ये 3 भाग में भी किसी किसी में बांटा गया है। तो बात एक ही है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने भागों में बांटा जाता है या मध्य सह्याद्री के बारे में पूछ देता है तो आप याद रखेंगे इसको अक्षांश के आधार पर, या जगह पूछता है तो 16 डिग्री जानते हैं कहाँ से, 16 डिग्री गुजरता है गोवा से और 11 डिग्री गुजरता है मंगलोर से, मंगलोर से। यदि जगह के हिसाब से पूछता है या डिग्री के हिसाब से पूछता है, जो भी पूछता है आप उस हिसाब से जवाब देंगे। ये तो हो गया आपको क्या रेंज के हिसाब से। अब आते हैं, देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ है, कैसे कैसे इसका विकास हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। किस टाइप की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका विकास हम देखते हैं कि इसका विकास हुआ कैसे है। इस सह्याद्री का विकास, सह्याद्री कहिए या पश्चिमी घाट पर्वत कहिए, पश्चिमी घाट पर्वत का विकास कैसे हुआ है। तो हमने पूर्व में भी जिस समय गोंडवाना लैंड से टूटकर भारत पलायमान था, आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराया था, उसकी कहानी हम पूर्व में कई वीडियो में कई बार पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं छोटा सा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं, ये यूरेशियन प्लेट मानते हैं और यहाँ से भारत आया ऐसे, ऐसे भारत आया, यहाँ टकराया। यहाँ टकराने के क्रम में यहाँ आप पहले से जानते हैं कि यहाँ एक भ्रंश था, नर्मदा भ्रंश, जिससे होकर के नर्मदा नदी आज भी गुजरती है। यह नर्मदा भ्रंश से क्या हुआ, यह टकराने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे एक अलग प्लेट है। ये जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़िएगा उसमें 3 प्लेट, ये तो हो गया आपका यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। उसके बाद यह जो है यह है इंडियन प्लेट, यहाँ इस तरफ जो है ये है अरब सागर प्लेट। देखिए जब इसमें टक्कर हुआ तो इस भ्रंशन की वजह से यहाँ पे पहले से यहाँ पे भ्रंश था, यानी टूटी हुई घाटी थी। अब जैसे ही टक्कर हो हुआ, टक्कर के बाद क्या हुआ, यहाँ पे यह पार्ट धंसने लगा, नीचे की ओर धंसने लगा, यह पार्ट नीचे की ओर धंस गया। और यह पार्ट यदि 2 चीज में टक्कर होता है तो जहाँ से कमजोर होता है वहाँ से ऐसे मुड़ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ टकराया और बीच में यहाँ टूटा हुआ है, तो ये टूटा हुआ पार्ट नीचे और उसके बाद का पार्ट ऊपर की ओर धंस गया। तो उसी तरह से यहाँ ये टूटा हुआ पार्ट नीचे की ओर धंस गया और यह पार्ट ऊपर की, ये पूरा का पूरा पार्ट ऊपर की ओर ऊपर उठ गया। इस ऊपर की ओर उठने के कारण ही यहाँ पे देखिएगा ये प्रदेश जो है गुजरात का प्रदेश पूरा धंसा हुआ है,
यहाँ पे नीचा है, डाउनवर्ड है गुजरात, और गुजरात से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से पर्वत श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो यह पार्ट ऊपर उठ गया, यानी जैसे ही दोनों का टक्कर हुआ तब कुछ पार्ट मानते हैं या इधर का पार्ट ऐसे था और इधर का पार्ट ऐसे उठ गया। तो यह पार्ट नीचे, यह प्लेट नीचे का धंस गया, यह पार्ट पेनिनसुलर भाग जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत जो है ऊपर उठ गया। इसी के कारण पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण, पूरा एक सतत श्रृंखला यहाँ से शुरू हो गई और पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। तो यहाँ ये पूछता है कि यह चीज जो उठाव है, इधर से खींचते हैं, ये है, इसको यह क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है। ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत हो गया। ये बीच के पार्ट को कहते हैं दक्कन का पठार। ये हो गया आपका पूर्वी घाट पर्वत, और ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ पे हो गया बंगाल की खाड़ी। और इधर है आपका अरब सागर। यहाँ देखिए यह जो इस टक्कर के कारण यह भाग जो उठा, तो यह ढाल यहाँ पे 45 डिग्री ढाल का निर्माण हुआ है, 45 डिग्री ढाल का निर्माण है। एकाएक पश्चिमी घाट से यदि चढ़ेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान से पश्चिमी घाट पर चढ़ेंगे तो लगभग 45 डिग्री की ऊंचाई है, 45 डिग्री की चढ़ाई वहाँ चढ़नी होती है। यहाँ जब ये आते हैं तो यह ढाल पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट सतत ऐसे ढाल की तरह है। तो यह ढाल जो है आपका, यह 9 से 10 डिग्री ढाल है, ढाल है 9 से 10 डिग्री ढाल होते हुए पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में आकर के मिलके आता, उसके बाद पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण किया है। इस बीच के पार्ट को दक्कन का पठार कहते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ ढेर सारी नदियाँ, ढेर सारी क्या, अधिकांश नदियाँ जो है निकली है पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट चूँकि बिल्कुल क्या है, हमने पूर्व में भी कहा कि पूर्वी तटीय मैदान का चौड़ा मैदान का निर्माण हुआ है, जबकि पश्चिम में बहुत संकरी मैदान का निर्माण हुआ है, बहुत वो चौड़ी नहीं है। तो यहाँ कारण ये है कि यहाँ ढाल क्या है, बहुत अधिक ढाल है। कुछ नदियाँ निकलती हैं, अधिकांश नदियाँ पश्चिम घाट से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ किधर जाती है, पूरब की ओर जाती है। पूरब की ओर जाकर कहाँ, पूरे बंगाल में गुजरते हुए देखिए पश्चिमी घाट से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ, मैक्सिमम नदियाँ यहाँ से निकलती है और पूरब की ओर निकलते हुए आती है और कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब की सब नदियाँ, यहाँ कुछ नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ भी जाती है। अर्थात हम इस आधार पर यह कह सकते हैं कि पश्चिम घाट जो है, घाट की ढाल किधर है, पूरब की तरफ है, पूरब की तरफ है। इसमें अधिकांश नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, बहुत सारी नदियाँ हैं जो यहाँ से निकलती है और जा कर के कहाँ, यहाँ बीच में इस यहाँ से निकलते हुए दक्कन को, पठार को चीरते हुए पूर्वी घाट को काटती हुई और सीधा जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हालांकि कुछ नदियाँ हैं जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, कुछ नदियाँ हैं जो भ्रंशन के कारण पश्चिम की तरफ भी जाती है, लूनी है, साबरमती है, कुछ नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ भी जाती है, माहे है, ये सब पश्चिम की तरफ जाती है। लेकिन अधिकांश नदियाँ इस पूरे भारत को, पूरे प्रायद्वीपीय भारत को चीरते हुए और पूरब की ओर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
इस बंगाल की खाड़ी, इस पूरे जो प्रायद्वीपीय भारत है या पूरा पठारी भाग है, उसको काटने के कारण क्या होता है, वो ढेर सारी गाद अपने साथ लेकर आती है और उसको क्या करती है, यहाँ पूर्वी तटीय, यहाँ बंगाल की खाड़ी में अपने साथ लेकर के समुद्र में गिराती है। तो जो नदियाँ बहुत सारी गाद लेकर आएंगी तो क्या करेंगी, समुद्र में मिलने से पहले उसको बिछाते जाएंगे और इस प्रकार क्या होता है, एक बड़े मैदान का निर्माण होता है। जबकि पश्चिम में देख रहे हैं कि ढाल बहुत अधिक है, तो ढाल बहुत अधिक होने के कारण उसकी वेग क्या होगी, तीव्र होगी। नदियों की वेग काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण यह क्या करती है, अपने साथ गाद तो लाती है लेकिन बहुत कम, चूंकि दूरी भी बहुत कम तय करती है और वेग काफ़ी अधिक रहता है, जिसके कारण ये सीधा आकर के और अरब सागर में समा जाती है और बहुत कम, अपने साथ बहुत कम गाद लाती हैं, जिसका कारण यहाँ जो है पश्चिम घाट से निकलने वाली जो नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती है या पश्चिम तटीय मैदान में, वो जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए नदी जो है, नदी जब समुद्र में मिलती है तो वहाँ दो तरह के तटीय मैदान का निर्माण करती है। एक डेल्टा का निर्माण करती है, नदियों के द्वारा समुद्र तट पर डेल्टा एवं एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। देखिए नदी के द्वारा अपने गाद को लाया और सीधा बिछा दिया, जिसके कारण जो मैदान निर्माण होता है उसको डेल्टा कहते हैं। जैसे पूर्वी भाग में, पूर्वी भारत में पूर्वी घाट से ये आती तो पश्चिम घाट से ही है, लेकिन जो नदियाँ यहाँ पूर्वी घाट तक को चिरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो अपने साथ काफ़ी अवसाद लाती है। ये अवसाद द्वारा निर्मित होता है, होता तो दोनों अवसाद द्वारा ही है, लेकिन अवसाद लाकर और बिछा देती है और उससे जो नदियों द्वारा डायरेक्ट जो निर्मित होते हैं उसको डेल्टा कहते हैं। जबकि यहाँ ढाल क्या है, काफ़ी तीव्र है, जिसके कारण वो अपने गाद जो लाती है सीधा उसको समुद्र में मिला देती है, वो मैदान का निर्माण नहीं कर पाती है। लेकिन हम जानते हैं कि समुद्र में क्या है, लहर उत्पन्न होती रहती है। लहर क्या करती है, उन्हीं अवसाद को फिर से लाकर तट पर बिछा देती है। तो अवसाद तो है नदियों का ही, लेकिन उसको डायरेक्ट निर्मित ना करके समुद्र के हेल्प से उसका फिर मैदान का निर्माण होता है, वैसे मैदान को कहते हैं एस्चुरी। तो पश्चिम तटीय मैदान में, पश्चिम तटीय मैदान कहिए या पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ निकलने वाली नदियाँ कहिए, वो अपने तीव्र ढाल के कारण अपने अवसाद को डायरेक्ट न बिछाकर समुद्र की लहरों के द्वारा बिछाया जाता है और फिर निर्माण होता है तट का, फिर मैदान का निर्माण होता है। वैसे मैदान को क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। तो याद रखेंगे आप, पश्चिम घाट से पश्चिम की तरफ निकलने वाली नदियाँ क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि पश्चिम घाट से बहकर के पूर्वी घाट को चिरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू के हिसाब से आप इसको याद रखेंगे। दूसरा, एक समुद्र के द्वारा एक तट का निर्माण या नदियों के द्वारा एक तट का निर्माण किया जाता है। उस तट की चर्चा हम करते हैं। दो तरह के तट का निर्माण होता है, एक रियो तट और दूसरा फ्योर्ड तट। यदि नदी तट का निर्माण करती है, नदी के द्वारा निर्मित तट, समुद्र तट जो होता है उसको कहते हैं रियो तट। यदि ग्लेशियर के द्वारा जो निर्मित होता है उसको कहते हैं फ्योर्ड तट। भारत में चूंकि ग्लेशियर से तट का निर्माण नहीं होता है, इसलिए भारत में फ्योर्ड तट नहीं पाया जाता है। भारत में जो तट का निर्माण हुआ है वो रियो तट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आगे फिर इसको मिटा करके आगे चलेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ से जो तट का निर्माण हुआ है पश्चिमी घाट में, ढाल तो आप देख लिए हैं कि ढाल काफ़ी अधिक होने के कारण
यहाँ अलग तट, यहाँ एस्चुरी का निर्माण और यहाँ इधर में जाकर के डेल्टा का निर्माण हुआ है। अब हम आते हैं यहाँ जो विभिन्न प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं उस चट्टान की चर्चा करते हैं। तो पूर्वी घाट पर्वत में आप देखेंगे सह्याद्री जहाँ से बटता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री दोनों में लगभग 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री में अधिकांश आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती है। पूर्व में हमने पढ़ाया था आर्कियन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, किसको कहते हैं, या भारत जिस समय बना तो किस पार्ट में कौन से चट्टानें पाई जाती है, आर्कियन या धारवाड़। आर्कियन ही बाद में अपरदित होकर धारवाड़ चट्टान का निर्माण करती है। तो ये दक्षिणी सह्याद्री में मैक्सिमम आपके आर्कियन या धारवाड़ चट्टाने का निर्मित है। इसमें आर्कियन चट्टान में और धारवाड़ में दोनों में आप जानते हैं कि यहाँ धात्विक खनिज की बहुलता होती है, धात्विक अधात्विक खनिज की यहाँ बहुलता होती है। उत्तरी सह्याद्री जो है आपका यहाँ से इधर, यहाँ जो ये भ्रंशन था, इस भ्रंशन से कंप्लीट उद्गार होते रहा, जिसके कारण ये पूरा पार्ट जो है पठारी नुमा निर्मित हुआ है। तो यहाँ जो है बेसाल्ट चट्टाने की बहुलता है, ये ज्वालामुखीय उद्गार से बना हुआ है और यह यहाँ बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। आप जानते हैं कि यहाँ महाराष्ट्र काठियावाड़ क्षेत्र जो है, गुजरात काठियावाड़ क्षेत्र जो है पूरा का पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो इसी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, और इस काली मिट्टी आप जानते हैं काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली कपास की मिट्टी है। ये कपास की खेती के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये पूरा काठियावाड़ क्षेत्र जो है आपका, ये काली मिट्टी से निर्मित है। इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण हुआ है। तो देखते हैं कि उत्तरी सह्याद्री में बेसाल्ट चट्टान, जबकि दक्षिणी सह्याद्री में आर्कियन और धारियावाड़ चट्टानों की बहुलता है। ये धारवाड़ जो है, यहाँ पे कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़। उस जिला में ही सर्वप्रथम धारवाड़, जिस समय धारवाड़ चट्टान पढ़ाए थे उस समय भी बताए थे कि आर्कियन युग की चट्टानें ही अपरदित होकर के जो चट्टान का निर्माण किया है उसको धारवाड़ चट्टान कहते हैं। और इसकी खोज सर्वप्रथम इसी धारवाड़ जिला से हुई थी, इसी के नाम पर इस चट्टान का नाम धारवाड़ चट्टान पड़ गया है। तो इस आधार पर भी आपको याद रहेगा, यदि कर्नाटक से भी याद रहे तो कर्नाटक में यह धारवाड़ जिला पड़ता है और उसी के नाम पर धारवाड़ चट्टान है। तो वह आप 16 डिग्री अक्षांश जो है उससे दक्षिण की तरफ पड़ता है। इस प्रकार हम यह भी याद रख सकते हैं कि दक्षिण की चट्टानें, दक्षिण सह्याद्री की चट्टानें जो हैं वो क्या है, आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें की बहुलता पाई जाती है। यहाँ बहुत सारे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इस पार्ट में यहाँ पड़ता है, कर्नाटक पार्ट में पड़ता है बाबा बुदन की पहाड़ी, जो इसी पश्चिमी घाट पर्वत का ही भाग है। बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ क्या है, लौह धातु का जो है सो निष्कर्षण वहीं से किया जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ी में ही हमारे यहाँ अधिकांश लोहे का निष्कर्षण होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये दक्षिणी भाग जो है, दक्षिणी सह्याद्री, वो धात्विक खनिजों से भरा पड़ा है। सोने, कर्नाटक में आप जानते हैं कि कर्नाटक से सोना की चट्टानें निकलती है, सोना का उत्खनन होता है, तो ये इसी चट्टानों से निकलती है। तो इस प्रकार यह जो है दक्षिणी सह्याद्री हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वहाँ से काफ़ी धात्विक खनिजों का उत्खनन होता है। अब हम आते हैं इसके विभिन्न पर्वत शिखर। इसमें हम देखते हैं कि कौन पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है। इसको मिटाते हैं, एक बार फिर से बनाते हैं। यहाँ हमने देखा था कि पश्चिमी घाट पर्वत आपको ऐसे विस्तृत होते हुए यहाँ तक
नीलगिरी पर्वत तक आया है। इससे आगे ये अन्नामलाई, अन्नामलाई से आगे कार्डमम हिल्स। इधर एक और है पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, ये आपको है नीलगिरी पर्वत। ये है अन्नामलाई। और ये है इलायची की पहाड़ी कहिए या कार्डमम हिल्स कहिए। इधर यहाँ पे है सतमाला, हरिश्चंद्र, अजंता, ताप्ती है, और इसके बगल में आपका कौन सा है, सतपुड़ा। इस बीच में अजंता हो गया, नीचे बालाघाट है, और ये ग्वालीगढ़ है। और ये यहाँ पे बालाघाट है। बस यही पहाड़ियाँ हैं। इसमें आप जानते हैं कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा में, हालांकि ये पश्चिमी भाग घाट पर्वत का नहीं है लेकिन जस्ट बगल में है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, और यहीं से माहे नदी निकलती है। ताप्ती नदी भी यहीं से निकलती है। ताप्ती नदी आपके इसी धूपगढ़ी चोटी से ताप्ती नदी निकलती है। ये आपकी ताप्ती नदी जो है यहीं से निकलती है, धूपगढ़ी से। अब आते हैं पश्चिमी घाट पर्वत में। पश्चिमी घाट पर्वत में यहाँ पे है हरिश्चंद्र कहिए या फिर आपका ये अजंता कहिए, दोनों के इस पॉइंट पर है यहाँ पर कालसुबाई। इस पॉइंट कालसुबाई 1664 मीटर कालसुबाई चोटी है। इसकी ऊंचाई 1664 मीटर है। कालसुबाई, यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे। अच्छा, यहाँ पर है एक और चोटी है, दो चोटी है यहाँ। यहाँ है त्रयंबकेश्वर, ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है। हमको लगता है ये सब भी नहीं आ रहा है। ये है आपका त्रयंबकेश्वर। ये त्रयंबकेश्वर चोटी है जहां से गोदावरी नदी निकलती है। यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। त्रयंबकेश्वर से ठीक नीचे, थोड़ा सा ही नीचे, एक दूसरी पॉइंट है जिसको कहते हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से एक दूसरी नदी कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है। इस महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर आपकी इसकी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी तो कालसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री यहाँ 16 डिग्री है। गोवा से उत्तर में उत्तरी सह्याद्री आप जानते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है, लेकिन इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी यदि हम ले तो ये 1438 मीटर
यह जो है 1438 मीटर आपकी महाबलेश्वर है। यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जहाँ से क्या निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। इसकी ऊंचाई 1438 मीटर है। यहाँ देखेंगे इसका एक दूसरा नाम भी है, महाबलेश्वर का एक दूसरा नाम भी है। इसको हम कहते हैं विल्सन पॉइंट। इसका जो है सबसे ऊंची, इसका एक पॉइंट है, महाबलेश्वर का एक पॉइंट है जिसको विल्सन पॉइंट कहते हैं। विल्सन पॉइंट कहते हैं इसको। इस विल्सन पॉइंट से इस महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी है विल्सन पॉइंट, जिसकी ऊंचाई 1438 है। यदि पूछता है कि उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो यही महाबलेश्वर है। यह आपके उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी कौन है, ये कालसुवाई जो है सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी सह्याद्री की। और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती है। एक तो पूरब की तरफ बड़ी नदी है कृष्णा, इसके अलावे 4 अन्य नदियां हैं। वो है आपको इस महाबलेश्वर से निकलने वाली 5 नदियां, कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना। ये 5 नदी यहाँ से निकलती है और ये काफ़ी क्या कहते हैं, तीर्थ स्थल है। कृष्णा नदी, जैसे आप देखिएगा एक क्वेश्चन भी बनता है, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, इसी कृष्णा नदी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है, दक्षिण भारत, दक्षिण की गंगा यदि सीधे पूछे, यदि दक्षिण की गंगा पूछे तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कृष्णा। ये 2 ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है। यह काफ़ी, ये जो आपका महाबलेश्वर है हिंदू धर्म के लिए खासकर काफ़ी पूजनीय जगह है, काफ़ी दर्शनीय स्थल भी है, पूजनीय जगह भी है, धार्मिक स्थल है। यहाँ से निकलने वाली ये नदी जो है कृष्णा है, जो मेन है। इसके अलावे केवल कृष्णा ही नहीं है, इसके अलावे 4 अन्य नदियाँ हैं जो कि सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना है। ये 5 नदी यहाँ से निकल के जाती है। जो सबसे ऊंची पॉइंट इसका जो है वो विल्सन पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई 1438 मीटर है। इसके अलावे और बहुत सारा है। यहाँ पे बूदन, बाबा बूदन, कर्नाटक भाग में, ये दोनों का दोनों, ये पॉइंट जो आप देखे हैं ये सब के सब पॉइंट कहाँ हैं, महाराष्ट्र अंतर्गत स्थित हैं, महाराष्ट्र अंतर्गत स्थित हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो है एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं बाबा बूदन की पहाड़ी। बाबा बूदन की पहाड़ी, ये बाबा बूदन की पहाड़ी हमने पूर्व में भी कहा कि ये धात्विक खनिज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये जो है चिकमंगलूर जिला है आपका कर्नाटक का, वहाँ ये बाबा बूदन की पहाड़ी पड़ता है। इसमें 2 ऊंची चोटी है, एक है कुद्रेमुख और दूसरा है मुल्यानगिरी। यहाँ पे 2 चोटी है। एक का नाम है कुद्रेमुख, एक, और दूसरा है मुल्यानगिरी। ये 2 ऊंची चोटी है। इसमें सबसे ऊंची चोटी कर्नाटक राज्य अंतर्गत ये पड़ता है। इसकी विशेषता है, यह जो है बाबा बूदन की सबसे ऊंची चोटी ये मुल्यानगिरी है, जो कर्नाटक अंतर्गत स्थित है। तो पूछता यह भी है कि कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी, तो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी आपको मुल्यानगिरी है।
उससे नीचे जाते हैं आप तो यहाँ है नीलगिरी। नीलगिरी पे सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपको डोड्डा बेटा। ये नीलगिरी अंतर्गत यहाँ पे है सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेटा। यह जो है दक्षिण भारत की, यदि पूछता है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोड्डा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे आइएगा अन्नामलाई पे, यहाँ पे एक पर्वत शिखर है, एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी जिसकी ऊंचाई आपको 2695 मीटर है। यह जो है पश्चिम घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब, यह अनाईमुडी जो है जो कहाँ स्थित है, अन्नामलाई पे है। पूछता भी है कि अनाईमुडी किस पर्वत श्रृंखला पूछे तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का, चूंकि ये भाग है। यदि पहाड़ी के रूप में नाम दे दे, यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, पालनी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी है, कार्डमम हिल्स है, इन सब का नाम दे देता है। तो आप याद रखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई क्या है 2695 है। यदि दक्षिण भारत की पूछे तब, या फिर पश्चिमी घाट का पूछे तब, पश्चिमी घाट पर्वत का भी सबसे ऊंची चोटी यही है। आप ये याद रखेंगे कि ये पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हमने पढ़ा। उसके अलावे अब बचता है वर्षा की बात करते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत पे पाए जाने वाले, पश्चिमी घाट पर्वत के कारण होने वाली वर्षा। हम जानते हैं कि भारत को जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। बगल में तो हमारे बंगाल की खाड़ी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से हमको बहुत अधिक पानी, नमी की प्राप्ति नहीं होती है। हमको ऐसे दक्षिण पश्चिम से ऐसे होते हुए आती है, ऐसे यहाँ होते हुए और यहाँ टकराती है। ये जो हमारा ऐसे यहाँ पर जो हिमालय मुड़ा हुआ है, यहाँ पे टकराती है और टकरा करके वापस जो आती है, इस मानसून से हमको सबसे अधिक नमी प्राप्त होती है। तो भारत को सर्वाधिक मानसून या सर्वाधिक नमी या सर्वाधिक वर्षा पूछा जाए तो वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो आप देखेंगे यदि यह पश्चिमी घाट पर्वत नहीं होता और यहाँ पर ये पूर्वी घाट पर्वत थोड़ा सा और ऊंचा होता, चूँकि पश्चिम घाट पर्वत अधिक ऊंचा है और उसकी ढाल भी अधिक है। पूर्वी घाट पर्वत क्या है, थोड़ी उसकी बनस्पत नीची है। यदि पश्चिमी घाट पर्वत नहीं होता और पूर्वी घाट पर्वत थोड़ा ऊंचा होता तो आज जो भारत की जलवायु है उससे अधिक वार्षिक वर्षा हमारी जलवायु प्राप्त करती। चूँकि दक्षिण पश्चिम मानसून सीधा प्रवेश कर जाता और यहाँ यह पर्वत इसको रोककर पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में अच्छी वर्षा कराती। लेकिन आज आप देखते हैं कि वार्षिक वर्षा जो है ये हमारे हिमालयी प्रदेश में, या कहें कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। लेकिन यह दक्षिण भारत या यह पठारी भारत कहिए, प्रायद्वीपीय भारत कहिए, इसका अधिकांश भाग हमारा सूखाग्रस्त होता है। क्यों? इसका कारण यह पश्चिमी घाट पर्वत भी है। पश्चिमी घाट पर्वत क्या करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो आती हवाएं हैं, जो नमी लेकर आती है, उसको यह क्या करती है, यहीं पर रोक देती है। और यहाँ पर रोकने के कारण इन पश्चिमी तटीय मैदानों में अच्छी खासी वर्षा कराती है। लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इस पूरे तटीय मैदानों में, चूँकि पूरा तो लगभग पूरा का पूरा एक कॉम्पैक्ट प्रदेश है, तो इस पश्चिमी तटीय मैदान जो है, हालांकि बहुत संकरी है, बहुत पतली है, इसमें लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यह प्राप्त करती है। जबकि जस्ट इसके बाद यहाँ ये पर्वत
ऊंची ढाल खत्म होती है और यहाँ से ये पठारी भाग शुरू होता है। अधिकांश भाग तो हमारा दक्षिण भारत का पठारी भाग ही है। इस दक्षिण पठारी भाग में बहुत कम, इधर बंगाल की खाड़ी से तो पहुँचते पहुँचते यहीं पर वर्षा करा लेती है और ऐसे मुड़ करके यहाँ भी चली जाती है। इस भाग में बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है, जो ये आपके इस बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून के कारण, यानी पूर्वी भाग से जो उठती है मानसून, पूर्वी भाग से जो आती है या टकरा करके वापस जो आती है, उस मानसून से बहुत कम। इसके पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर मात्र 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। इस ढाल के कारण, क्योंकि मैक्सिमम वर्षा तो रोक करके उसको मानसून को रोक कर यही करा लेती है और इधर से आती या इधर से बहुत कम उधर पास कर पाती है, जो विभिन्न पासेज हैं उसके थ्रू, या ऊपर उठ करके बहुत कम उधर पास कर पाती है, जिसके कारण उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश उस प्रदेश को कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश उस प्रदेश को कहा जाता है जहां वृष्टि जो होती है, वर्षा जो होती है, बहुत कम बारिश होती है। बहुत कम बारिश इस कारण कि यदि पर्वत श्रृंखला ऐसे है, इधर से आती मानसूनी वर्षा को रोककर यहाँ तो बारिश करा देती है, लेकिन इसके इस ढाल के तरफ वर्षा बहुत कम हो पाती है। वैसे क्षेत्रों को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। और हम देख रहे हैं कि अधिकांश भारत की, प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश क्षेत्र जो है वो किस में पड़ जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, जिसके कारण वहाँ वार्षिक वर्षा बहुत कम हो पाती है। तो ये, इसके अलावे इसमें नदी के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। अच्छा, उसमें कुछ नदी के बारे में, हाँ, दक्षिण भारत में यहाँ देखते हैं यहाँ कावेरी नदी निकलती है, यहाँ पे कावेरी नदी निकलती है। दूसरा, एक इस जस्ट कावेरी से थोड़ा सा ऊपर एक और नदी है जो पश्चिम की तरफ गिरती है, उसका नाम है शरावती नदी। शरावती नदी, ये शरावती नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात, चूंकि ये पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर जाती है, पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर जा रही है, इसलिए यह क्या होगी, काफ़ी ऊंचाई से गिरेगी। और यहाँ पर शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, या उसी को उसका दूसरा नाम क्या दिया गया है, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात इसी शरावती नदी पर है। यहाँ से ये गिरती है और काफ़ी ऊंचाई से गिरती है और जाकर के बंगाल, हालांकि बहुत छोटी नदी है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उससे जुड़ा हुआ है कि इस पे सबसे ऊंची जलप्रपात है। तो इस आधार पर हमने नदियों का ये स्वरूप पढ़ लिया। अब देखते हैं इसमें कुछ गैप है, यानी दर्रा है, पश्चिमी घाट में दर्रा है। एक बार यदि फिर से स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, उसके बाद हम फिर से इसको मिटाएंगे, फिर से नया बनाएंगे और इसके दर्रा जो है उस दर्रा का हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं
ये देखते हैं कि इस पश्चिमी घाट पर्वत में 4 मूल दर्रे हैं। दर्रा हम उस पास को कहते हैं जहाँ से होकर के रास्ता गुजरती है, जहाँ से होकर के बहुत सारे जगहों को जोड़ती है। पहाड़ के बीच से रास्ता, पहाड़ कट गया है या तो प्राकृतिक रूप से या फिर कृत्रिम रूप से। हालांकि ये चारों के चारों जो हैं प्राकृतिक रूप से दर्रे हैं, उससे होकर के पास है, इस तरफ से उस तरफ जाने का रास्ता है, उसको हम दर्रा कहते हैं। यहाँ देखते हैं इसमें तिरुवनंतपुरम है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, कोच्चि है, उसके अलावा कन्नूर है, मंगलोर है, मरमागोआ है, मुंबई है, बहुत सारे इधर शहर हैं। इधर आपका कोयम्बटूर है, बेंगलुरु है, कोयम्बटूर है, बंगलुरु है, बहुत सारा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र रीजन में ही 2 दर्रा है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत 2 दर्रा है, महाराष्ट्र रीजन में ही है। ये 2 दर्रा जो है आपका यहाँ थाने से लेकर इस साइड में, इस पश्चिमी घाट के पश्चिम तरफ आप देखेंगे ये सारा शहर है, बहुत सारा शहर है। इसमें आपका एक रेलवे भी मुंबई से लेकर और यहाँ ये साइड में एक रेलवे डेवलप हुआ है जो विश्व प्रसिद्ध रेलवे है। इस साइड में इस पूरे मैदानी भाग, एक प्रत्येक शहर एक जगह से दूसरे जगह जुड़े हुए हैं। यह NH-17 कहिए, NH-17 या NH-17 के द्वारा ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में जो शहर हैं वो जुड़े हैं। या यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध रेलवे है कोंकण रेलवे, इसको कोंकण तट भी कहा जाता है। कोंकण रेलवे यहाँ पे चलती है। तो अब हम अभी पढ़ रहे हैं दर्रा के बारे में। तो दर्रा देखेंगे यहाँ 4 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। महाराष्ट्र रीजन में 2 दर्रा है, यानी पश्चिमी घाट पर्वत के ऊपर पार्ट में ही 2 दर्रे पाए जाते हैं। सबसे ऊपर पार्ट का दर्रा जो है उसको थाल घाट दर्रा कहते हैं, उससे जस्ट नीचे जो है उसको भोर घाट दर्रा कहते हैं। ये दोनों का दोनों महाराष्ट्र रीजन में ही पड़ जाता है। इसके इधर जो 2 शहर हैं, थाने है, मुंबई है महाराष्ट्र के, और इस तरफ नासिक है, पुणे है। तो यहाँ देखिएगा पूछता क्वेश्चन इस तरह से है कि थाने से यदि नासिक जाना हो तो किस दर्रे का उपयोग किया जाएगा। मैक्सिमम जगह ये पूछता है मुंबई से नासिक जाना हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुंबई से नासिक ही पूछे। आपके ये दिमाग में यह रहना चाहिए कि ये रोड मैप है कैसे, तो यहाँ से मुंबई आकर के और मुंबई से नासिक जा सकते हैं। तो थाने से नासिक पूछे या मुंबई से नासिक पूछे या मुंबई से आगरा पूछे, इधर ऐसे उत्तर भारत को ऐसे रोड चली जाती है। यहाँ आपका आगरा है उत्तर भारत, या इधर दिल्ली है। इधर जो भी पूछे मुंबई से दिल्ली, तो आपका कौन सा दर्रा, थाल घाट दर्रा याद रखेंगे।
इधर यहाँ से यदि पुणे जाना हो तो मुंबई से ऐसे होते हुए पुणे, हालांकि ऐसे भी आप जा सकते हैं लेकिन सीधा आपका ये रास्ता है। तो मुंबई से पुणे पूछता है, या पुणे से इधर आपको दक्षिण भारत की ओर जाना हो ऐसे, या फिर इधर पूरब की तरफ बढ़ना हो तो ये पूछेगा। मुंबई से पुणे मैक्सिमम पूछता है, तो मुंबई से पुणे आपका कौन सा, भोरघाट दर्रा। आप यहाँ आएंगे देखेंगे उसके बाद ठीक आगे आते हैं तो आगे यहाँ पर पालघाट दर्रा है। पालघाट दर्रा पूछता है यह किसके बीच स्थित है, तो यह आपका यहाँ ये जो पहाड़ी है इसका क्या नाम है, ये नीलगिरी पहाड़ी है। और उसके आगे जो ये पहाड़ी है ये कौन सी पहाड़ी है, अन्नामलाई है। तो नीलगिरी पूछता है यदि कि क्या कहते हैं, ये पालघाट दर्रा जो है, इस पालघाट दर्रा का एक और नाम है पालकार घाट दर्रा या पालकार दर्रा। तो आप दोनों नाम से याद रखेंगे, ऐसा नहीं पालघाट दर्रा आपके जहन में हो और यह नाम पूछ दे। चूँकि आप यदि बैठ रहे हैं इसमें MCQ कुछ एग्जाम में, तो दोनों नाम याद रहना चाहिए। तो यह दर्रा यदि पूछता है ये कहाँ है, तो अन्नामलाई एवं आपके ये जो है नीलगिरी पर्वत, इस दोनों के बीच स्थित है। उससे आगे बढ़ते हैं, यह जो है इलायची की पहाड़ी, इस इलायची की पहाड़ी के बीच में ही सेनकोट्टा दर्रा है। इलायची की पहाड़ी के बीचों बीच में एक सेनकोट्टा दर्रा है, यहाँ पर टूटा पास है। तो यदि पूछता है सेनकोट्टा दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये आपके कार्डमम हिल्स के बीच में ही स्थित है। कार्डमम हिल्स और इलायची के बीच नहीं, कार्डमम हिल्स के बीच ही स्थित है ये सेनकोट्टा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यदि यहाँ आपको तिरुवनंतपुरम से इधर बढ़ना होगा तो इस दर्रे का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ कोच्चि है, तिरुवनंतपुरम से ऊपर कोच्चि है, कोच्चि से कोयम्बटूर जाना हो तो आप इस दर्रे का यूज करेंगे, या कोच्चि से चेन्नई जाना हो तो इस दर्रे का यूज करेंगे। नीचे तिरुवनंतपुरम से मदुरई, यहाँ पे आपका एक शहर स्थित है मदुरई। यदि तिरुवनंतपुरम से मदुरई की ओर जाना हो तो इसके लिए आप कौन से, सेनकोट्टा दर्रा का यूज करेंगे। तो ये सारा दर्रा होता है। इस आधार पर हम देखेंगे कि इस पश्चिमी घाट पर्वत में इन सारे चीज़ों का हमने अध्ययन किया, उसका एक बार फिर से कम बार हम ये चर्चा कर लेंगे। देखेंगे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। उत्पत्ति टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से और उसके ऊपर उठ जाने से हुई है। उसका जो उद्गार है वो कैसे हुआ है, पश्चिमी घाट की बनावट, पश्चिमी घाट में उत्तरी भाग जो है उसकी बनावट, दक्षिणी की बनावट कैसे हुई है, उत्तर में जो बेसाल्ट लावा निर्मित चट्टान है। दूसरा, यह जो है आपका पश्चिमी घाट पर्वत ये अवशिष्ट पर्वत नहीं है, ये ब्लॉक पर्वत है। ये अवशिष्ट ये क्या कहते हैं, ऊपर उठ जाने से बना है, न कि धीरे धीरे। जैसे अवशिष्ट पर्वत क्या है, हिमालय अवशिष्ट पर्वत है। हिमालय क्या है, टेथिस सागर में विभिन्न सारे अवशेषों को जमा होने से और उसके जम जाने से हुआ है। तो वैसा नहीं है, ये ब्लॉक पर्वत है, ऊपर उठ जाने से, मोड़ के ऊपर उठ जाने के कारण निर्मित हुआ है। तो ब्लॉक पर्वत है। दूसरा, इसका विभाजन हमने देखा, विभाजन या तो दो भाग में या 3 भाग में, 16 डिग्री से ऊपर, 16 डिग्री से नीचे, या कहाँ से, या सतमाला से लेकर 16 डिग्री तक, 16 से 11 डिग्री तक और 11 से नीचे, यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद देखा इनमें विभिन्न ऊंची चोटियाँ कौन कौन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन है, उत्तर सह्याद्री की ऊंची चोटी कौन है, जो आपने पढ़ा कालसुबाई। इस ढंग से, या उन चोटियों से निकलने वाली विभिन्न नदियाँ, उससे निकलने वाले विभिन्न धात्विक खनिज, किसका उत्पादन कहाँ से होता है, उनमें स्थित विभिन्न दर्रे, उसका क्या कहते हैं प्रादेशिक नाम, बहुत सारा नाम हमने देखा था कि इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, यहाँ अलग पहाड़ी है, यहाँ अलग पहाड़ी है। इन सबको मिलाकर सह्याद्री कह देते हैं। यदि इस पार्ट को छांट देते हैं तो हम पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप एक बार में क्लियर नहीं हो, 2 बार 3 बार देखिए और इसका लाभ लीजिए। खासकर बिहार मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।